सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि सब लोग रेडी हैं कि नहीं है आज टॉप 20 क्वेश्चंस करने के लिए आपके आर एनवायरनमेंट चैप्टर के। तो भाई ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और ये चैप्टर भी खतरनाक इजी है। बस ये 20 क्वेश्चंस भी आप पढ़ लोगे ना तो भला हो जाएगा इस चैप्टर से। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को अटेंड कर रहे हो। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए मिस मत करना कोई भी क्वेश्चंस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई क्या क्या होने वाला है आज सेशन के अंदर। चलो तो भाई देखो, जो भी बच्चा जनकपुरी दिल्ली में जाकर के अपने मास्टर टीचर से काउंसलिंग करवाना चाहता है, मिलना चाहता है, तो भाई जीत की राह आपके सामने है। वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर जो कि जनकपुरी दिल्ली में है, जिसका ये लोकेशन है, वहां पे आपके बहुत सारे मास्टर टीचर्स आ रहे हैं। सैटरडे को हो चुका है एक इवेंट आपका आज जो था, एंड कल एक और इवेंट होने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए है। वो 9th के हो, 10th के हो, चाहे जेई नीट लेवल के हो, वो सारे अपने मास्टर टीचर से मिल सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और बहुत सारे एक्सक्लूसिव सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। तो अगर आपको उन सबसे मिलना है और काउंसलिंग करवानी है तो जल्दी से जाकर के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, ड्राइव लिंक अवेलेबल है, सॉरी गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा। उसको बस आपको फिल करना है, उसमें कोई पेमेंट नहीं करनी है, बस उस फॉर्म को फिल करके आपके पास एक इनविटेशन आएगा जिसको लेकर के आप ये इवेंट अटेंड कर सकते हो। तो बिल्कुल भी वेट मत करो, जल्दी से जाकर के उस फॉर्म को फिल कर लो ताकि आप अपने सारे फेवरेट मास्टर टीचर से मिल सको। अगर मैं फॉर्म लिंक की बात करूं तो वो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, फॉर्म लिंक लिखा होगा उस पे, उसको क्लिक करो। अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसको कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करोगे, तब भी वो गूगल फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जीत की राह का। आप जा करके फेस टू फेस अपने मास्टर टीचर से अनगिनत डाउट्स और काउंसलिंग करवा सकते हो। तो वेट मत करो, जो भी बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है जल्दी से जाए और इसको अटेंड कर ले जा करके। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो भाई जिस बच्चों को अपने क्लास 10th बोर्ड्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लिंक को जाकर के क्लिक करो और 0 कॉस्ट में रजिस्टर कर लो। 0 कॉस्ट के साथ साथ आपको 15 मॉक टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई फ्री मिल रहे हैं, कोई पैसे का पेमेंट नहीं है। तो जल्दी से जाओ और उसको भी प्रैक्टिस कर लो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल कोट कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। आपका ड्रीम है कि नहीं है कि क्लास 10th के बोर्ड्स में 4 करके आना है, तो भाई ये ड्रीम जो है ना जरूर फुलफिल होगा अगर आप अभी अपना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जारी रखते हो। तो भाई सब कुछ कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। बस क्या करना है आपको, अभी हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद दीज सेक्शंस। देखो 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी एंड डी, जिसमें 5 मार्कर्स के, 4 मार्कर्स के, 3 मार्कर्स के एंड 2 मार्कर्स के सारे ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और वो सारे आपके कैसे क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन आवर 5 मार्कर्स के क्वेश्चन। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक level be different from different tropic level? Can the organism of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem? तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल, आप एक फूड चेन में से कोई भी फूड चेन जो आपने अपने मन से बना ली है, चलो मैं एक फूड चेन बना लेती हूँ कि मेरा ये प्लांट है, ये प्लांट को मेरा कौन खा रहा है, काऊ खा रही है, प्लांट को मेरा काऊ खा रही है, काऊ को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है, एंड फॉक्स को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, सपोज करो, ठीक है। तो अब उसने ये बोला कि ये आपकी फूड चेन है, इस फूड चेन में से आपने सारे ही ऑर्गेनिज्म को गायब कर दिया, ठीक है, सारे ही ऑर्गेनिज्म को गायब कर दिया। तो क्या ये आपकी ट्रॉपिक लेवल जो है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक
लेवल, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक फूड में चेन में से हटा देते हो तो क्या हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कि क्या ये फूड चेन सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं एक प्यारा सा थिंग आपके लिए। अगर मैंने सोचो प्लांट्स को गायब कर दिया, सपोज करो मैंने प्लांट्स को गायब कर दिया, तो एक बात बताओ, काऊ को खाने के लिए कुछ बचेगा? काऊ को खाने के लिए कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगी, काऊ की डेथ हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से काऊ की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी। अब एक बात बताओ, काऊ अगर मर गई है ना, तो फॉक्स खाना क्या खाएगा? फॉक्स भी खाना नहीं खा पाएगा, अल्टीमेटली उसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से। अब भाई फॉक्स को कौन खा रहा था? टाइगर खा रहा था। तो भाई टाइगर को भी खाना नहीं मिलेगा, टाइगर को खाना नहीं मिलेगा तो वो भी तो मर जाएगा आपका। तो भाई टाइगर भी मर जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो गई, डिसरप्ट हो गई। पूरी की पूरी फूड चेन डिसरप्ट हो गई, खराब हो गई। और आपकी अगर कोई एक फूड चेन खराब होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके इकोसिस्टम पे आता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर फूड चेन में से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर आप गायब कर दोगे तो इसका सीधा सीधा अफेक्ट बाकी सारे ट्रॉपिक लेवल पे भी पड़ेगा। और ये जो अफेक्ट रहता है हर एक फूड चेन में सिमिलर रहेगा, क्योंकि खाने की वजह से ऑब्वियस सी बात है हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी अगर उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो इम्पैक्ट होगा आपका, ये डिफरेंट फूड चेन्स में डिफरेंट नहीं रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि वहां पे भी अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो जाएगी अगर आप इनके फूड चेन में से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को गायब कर देते हो। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा, डायरेक्ट डैमेज जो होगा वो इकोसिस्टम पे जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है फूड चेन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यस द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हाँ जी भाई, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन फूड चेन में एकदम सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई सारे ही ऑर्गेनिज्म, देखो अगर आपने यहाँ से सपोज करो ये मेरी फूड चेन है, मैंने यहाँ से सिर्फ काऊ को गायब कर दिया। ठीक है, काऊ को गायब कर दिया तो काऊ को क्या होगा, प्लांट आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि काऊ जो प्लांट है उसको खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा। और फॉक्स जो हो जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉक्स के पास काऊ है ही नहीं खाने के लिए। तो हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आपकी फूड चेन खराब हो जाएगी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो आपके इकोसिस्टम पे होता है, क्योंकि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉपिक लेवल में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, व्हाई आर स्मॉलर फूड चेन्स बेटर। तो भाई फूड चेन क्या होती है, इट्स अ सीरीज वेयर, जहां पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इट्स अ चेन विच डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। और यही सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम फूड वेब बोलते हैं। और भाई स्मॉलर फूड चेन हमारी बेटर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आपके 10% लॉ का 10% एनर्जी लॉ लग रहा है, 10% एनर्जी लॉ लग रहा है। सपोज करो अगेन मैंने ले लिया प्लांट्स को खाने वाला कौन है, ग्रास हॉपर है। और ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन है आपका, सपोज करो यहाँ पे रैट है ग्रास हॉपर को खाने वाला, ठीक है, चूहा है। तो भाई आप सपोज करो आपके प्लांट्स के अंदर सिर्फ 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, तो 1000 जूल ऑफ एनर्जी का सिर्फ 10% ही, 10% मतलब कितना हुआ आपका, सिर्फ 100 जूल ऑफ एनर्जी ही ग्रास हॉपर के पास जाएगी। इस 100 जूल ऑफ एनर्जी का फिर अगर आप 10% निकालोगे तो अगेन कितना बचेगा आपका, सिर्फ 10%, 10 जूल ऑफ एनर्जी रैट के पास जाएगी। अब रैट को भी खाने वाला अगर सपोज करो स्नेक हो गया, ठीक है, सपोज करो स्नेक हो गया, स्नेक के पास 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब 1 जूल ऑफ एनर्जी का 10% निकालोगे तो कितना कम होगा, इतनी सी एनर्जी में हमारा क्या भला होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी फूड चेन छोटी होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक
एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है एक एक ट्रॉपिक लेवल पे जाने पर 10% ही एनर्जी जाती है। तो भाई लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गेन ऑफ एनर्जी सिर्फ 10% रहती है। इतने कम एनर्जी में कोई भी ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका भला नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि फूड चेन जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। मैं आपको एक लाइन मारूंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जितनी अच्छी छोटी फूड चेन होगी उतना ही बड़ा धमाका वो कर सकती है, ठीक है। तो भाई देख रहे हो आपकी मैम भी छोटी सी है लेकिन बड़ा धमाका है, ये मैंने अपने लिए मारा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये हो गई फूड चेन। ऐसे ही इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। Moving on to the third question, what are the tropic levels? Give an example of a food chain and state different tropic level in it. तो tropic level एक particular level होती है in food chain की, जो हमें ये डिपिक्ट करती है कि ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, या सेकेंडरी कंज्यूमर है, या टर्शरी कंज्यूमर है। Levels in the food chain are known as tropic level. तो अगेन मैं यहाँ पे वापस से सेम ही एक फूड चेन बना लेती हूँ। प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाला ग्रास हॉपर है, और ग्रास हॉपर को खाने वाला आपका कौन हो गया? रैट हो गया, और रैट को खाने वाला कौन हो गया? स्नेक हो गया, ठीक है। तो अब भाई ट्रॉपिक लेवल्स हमें डिफाइन करने हैं। तो प्लांट जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहता है आपका, ठीक है। प्लांट जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहता है, जो कि आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रास होपर जो होता है आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे रहता है। ग्रास होपर आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे रहता है, जो कि कौन होता है आपका? कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रास होपर को कौन खा रहा है? रैट खा रहा है, चूहा खा रहा है। तो ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होता है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे रहता है। और ये कौन होता है? ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। कौन होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर रहता है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब अगर मैं बात करूं स्नेक की, तो स्नेक आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे रहता है, और ये आपका टर्शरी कंज्यूमर होता है। ये आपका कौन होता है? ये आपका टर्शरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। ये आपका टर्शरी कंज्यूमर होता है। बस इतना सा काम करना था इसमें, ठीक है, बहुत इजी है। तो भाई पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन आपके फूड चेन में होती हैं, जो लेवल्स होती हैं, उनको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा एक कौन ऑक्यूपाई करता है? प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करता है, जो कि फूड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट्स आपके। सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर कर रहा था, जो कि मैंने क्या बताया था? ग्रास हॉपर बताया था। कौन बताया था? ग्रास हॉपर बताया था। थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि चूहा था, रैट था। एंड टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल था, जो कि कौन था आपका? स्नेक था, सांप था। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी एग्जांपल को यूज करके आप अपना ट्रॉपिक लेवल बना सकते हो, या फिर आप मेरा वाला एग्जांपल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Moving ahead with the next question, that is the fourth question. What is the role of consumers in the food chain? तो भाई कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है, कौन मुझे बताएगा? तो पहले जरा मैं पानी पी लेता हूँ, मैं जरा पानी पी लूँ, उसके बाद तुम लोग को बताती हूँ कि कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, काऊ जो होती है डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके चूहे की, तो चूहा जो होता है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई चूहा डायरेक्ट पौधा तो खाता नहीं है। चूहा किसको खाता है? आपका ग्रास होपर को, और ग्रास होपर किसको खा रहा है? वो प्लांट को खा रहा है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे
पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो ये कंज्यूमर्स होते हैं ये आपके बैलेंस को मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट एंड द थर्ड ट्रॉपिक लेवल का बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब कैसे मेंटेन करते हैं देखना ध्यान से। मैंने आपको एक वो बताई थी कि प्लांट को कौन खा रहा था, ग्रास होपर, और ग्रास होपर को कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था। तो देख रहे हो, अगर मैं ग्रास होपर की बात करूं जो कि आपका हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो गया क्योंकि वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है, वो आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। तो अगर आपका ग्रास होपर को आप गायब कर दोगे तो फर्स्ट पे कौन आ रहा था, प्लांट। तो प्लांट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत सारे प्लांट ही प्लांट हो जाएंगे क्योंकि उसको खाने के लिए कोई भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड ट्रॉपिक लेवल की, जो कौन था, रैट था आपका। अब भाई ग्रास होपर को आप लोगों ने क्या कर दिया, गायब ही कर दिया, तो रैट जो होंगे वो तो मर जाएंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो प्लांट को तो खाते नहीं है, वो तो ग्रास होपर को खाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो बैलेंस मेंटेन करता है फर्स्ट और थर्ड ट्रॉपिक लेवल की। और अगर वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है तो ऑल टोटल मिला करके आपके इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। वो इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को या फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल को कंज्यूम करके। तो यहाँ पे आप किसी भी फूड चेन का भी एग्जांपल ले सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया, या आप ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में या पॉइंटर्स के फॉर्मेट में 1 2 3 4 के फॉर्म में लिख सकते हो अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द 4 मार्कर्स के क्वेश्चन। तो भाई 4 मार्कर्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, दीज आर द केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये सारे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई ध्यान से करेंगे हम केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि हम क्या है, हम है आलसीओपी, क्योंकि हम तो केस पढ़ते ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आपको केस नहीं आता है या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो केस को पढ़ लेना, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं देन तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो भाई रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज गुड प्रैक्टिस बट रिसाइकल्ड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड एज फूड पैकेजिंग बिकॉज क्या रीजन होता है, क्योंकि भाई रिसाइकलिंग करने के बाद जो फूड होता है, फूड के पैकेजिंग करने के लिए हम इसीलिए नहीं यूज करते क्योंकि उस पेपर के अंदर बहुत सारे क्या यूज हुए होते हैं, केमिकल्स यूज हुए होते हैं, और वो केमिकल्स जो हैं आपके डायरेक्ट फूड के अंदर एंटर कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपके खाने के अंदर एंटर कर सकते हैं अगर आप उस रिसाइकल्ड पेपर को पैकेजिंग के फॉर्मेट में यूज करोगे। तो इसीलिए रिसाइकल्ड पेपर को हमें यूजुअली फूड पैकेजिंग में नहीं यूज करना चाहिए, उसको हम लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। Effective segregation of waste at the point of generation is very important. Select the appropriate statement giving the importance of waste segregation. तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट लिखा ही नहीं हुआ है, लेकिन इस लाइन का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि effective segregation of waste बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जब आप गंदा गार्बेज इकट्ठा कर रहे हो तब आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो उनकी रिसाइकलिंग करने में बहुत इजी रहता है लोगों को। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वो यूज करके मैन्योर बना सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर सकते हैं, वो रिसाइकल करके दूसरे और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, रिसाइकल करके वो दूसरे और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये उनको बहुत ही फायदा करता है कि अगर हम लोग जहां पे हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर हम लोगों ने प्रॉपरली अपने वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग अलग कर दिया तो उसका रिसाइकलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। इसीलिए इफेक्टिव सेग्रीगेशन बहुत जरूरी होता है जब हमारा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। जिस रिसाइकल्ड पेपर कैन कॉज इन्फेक्शन और उनके जो केमिकल्स होते हैं वो आपके खाने के अंदर जा सकते हैं, इसीलिए। और भाई स्टेटमेंट तो वहां पे लिखा नहीं हुआ था इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इफ 10,000 जूल सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, व्हाट परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी? ओनली 1% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट टू, सिर्फ 1% इस 10,000 जूल की सोलर एनर्जी में से सिर्फ 1% प्लांट यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ 1% ही यूज कर पाता है। मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट्स ऑफ इकोसिस्टम मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मेंशन है, सॉरी,
Mr. X is eating curd and yogurt. For this food intake in a food chain, he should be considered as occupying which level of food chain? Which level of food chain? कौन सा level of food chain वो occupy कर रहा है अगर वो कर्ड और योगर्ट को खा रहा है? अगर वो कर्ड और योगर्ट को खा रहा है तो वो कौन सा फूड चेन का कौन सा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है? तो देखो भाई, प्लांट है, ठीक है, काऊ है, प्लांट को खाने वाली काऊ है, ठीक है, और काऊ में से क्या बनता है? कर्ड एंड योगर्ट बनता है, क्योंकि वो क्या देती है? हमको दूध देती है। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि वो दही खा रहा है। दही किससे बनती है? दूध को जमा करके बनती है। तो भाई दूध कहाँ से आता है? काऊ से आता है। और काऊ क्या खा रही है? प्लांट खा रही है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपका प्लांट हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल काऊ हो गई, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ह्यूमन हो गया। तो इस फूड चेन में थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है मिस्टर एक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन? विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन? इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ये होना चाहिए what limits the number of tropic level in a food chain? क्या लिमिटिंग करता है ट्रॉपिक लेवल के फूड चेन के नंबर को? तो भाई यहाँ पे आपका लगेगा 10% एनर्जी लॉ। यहाँ पे क्या लगेगा आपका? 10% एनर्जी लॉ। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 10% एनर्जी लॉ की वजह से ही हमारा जो ट्रॉपिक, हमारी जो फूड चेन होती है वो कैसी होती है? इट विल बी स्मॉलर इन नंबर, छोटी होती है, स्मॉलर इन नंबर, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। जितनी बड़ी फूड चेन होगी, एनर्जी का लेवल आपके सबसे ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसीलिए जितनी छोटी हो सकती है हमारा जो फूड चेन है उतनी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, उतनी ही छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, food chain are very important for the survival of most species. Which of the following limits the number of food chain? ये भी अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, ये क्वेश्चन कट कर दो। If Ravi is consuming curd and yogurt for lunch with tropic level, अभी मैंने बताया, I think so ये रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, रिपीटेड है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो भाई 8th क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड? तो भाई ओजोन कैसे बनती है? जैसे ही आपके सन में से क्या एंटर करता है? यूवी रेडिएशन अर्थ के अंदर एंटर करती है, ठीक है। कुछ बहुत यूवी रेडिएशन अर्थ के अंदर एंटर कर सकती है। तो जब ये यूवी रेडिएशन आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर देती है? स्प्लिट कर देती है किसमें? ऑक्सीजन के एटम्स में। 2 ऑक्सीजन के एटम में O2 को वो स्प्लिट कर देती है, O एंड O में। और जब ये O आपका दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो ये O3 का मॉलिक्यूल बनाता है, O प्लस O2 गिव्स यू O3। तो भाई ये सिंगल O का एटम जो है आपका यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। यूवी रेडिएशन कुछ बहुत सन से अंदर अर्थ के एंटर कर सकते हैं, और यही यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक कर देते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन का एटम अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के O3 की फॉर्मेशन करता है। In which layer of atmosphere does ozone is present? Ozone is present at the topmost layer of our Earth atmosphere, ठीक है। What are the causes of ozone depletion? Chlorofluorocarbons are responsible for the depletion of ozone layer, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर और AC में से निकलती हैं। Write the chemical reaction for the formation of ozone, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। What are the effects of UV radiation? तो भाई UV रेडिएशन आपको बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर सकता है, जैसे कि स्किन कैंसर, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके UV रेडिएशन कॉज कर सकते हैं। तो UV रेडिएशन जो होते हैं सन में से आते हैं, वो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देते हैं O प्लस O में, और ये O आपका फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O3 का मॉलिक्यूल बनाता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर
लेयर में प्रेजेंट होती है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो आपके रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट रहते हैं, वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। और यूवी रेडिएशन आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं। दे कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। इसमें से सबसे कॉमन इन्फेक्शन आपके स्किन का कैंसर होता है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके 3 मार्कर्स के क्वेश्चन है। तो भाई 3 मार्कर्स के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लो फिर बताती हूँ। चलो, तो let's begin our very first 3 marker question. Why are some substances biodegradable and some are non biodegradable? तो भाई biodegradable substances को classify करने के लिए आप कैसे classify कर सकते हो? They can be decomposed by decomposers. They can be decomposed by decomposers. ठीक है, और ये आपके vegetable peels या फिर paper या फिर कुछ भी ऐसा decomposition वाला substance होता है वो होता है। अगर मैं non biodegradable की बात करूं तो non biodegradable को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय decomposers, ठीक है, and they are man made because they are man made लोगों ने आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हमारे डीकम्पोजर्स डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ बहुत सब्सटेंसेस को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्लासिफाई करते हैं और कुछ बहुत ऐसे सब्सटेंस जिसको हमारा इन्वायरमेंट डीकम्पोज कर सकता है, तोड़ सकता है, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और अदर डीकम्पोजर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, दे कैन ब्रोक डाउन द मटेरियल और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल से पेपर बट डू नॉट ब्रेक डाउन द मैन मेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक। इसीलिए हम लोग डीकम्पोजर्स की प्रॉपर्टी की वजह से हमने उनको स्पेसिफाई कर दिया है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में, ठीक है। Moving ahead, what is ozone and how it affects our ecosystem? तो ओजोन भाई टॉप मोस्ट, it is a kind of blanket which is covering our earth atmosphere. ओजोन क्या है? टॉप ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ को कवर कर रही है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी ओजोन लेयर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट की तरह कवर की हुई है। ये कैसे बनती है? कुछ बहुत ही यूवी रेडिएशंस अर्थ के अंदर एंटर करते हैं और ये यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं? आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक कर देते हैं, O और O में। और जब ये ऑक्सीजन का एटम अदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो ये दोनों मिलकर के O3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? O3, जो कि ओजोन लेयर होती है। तो ये ओजोन लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से जो आपको स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। अब भाई ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है? अफेक्ट नहीं करती, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है एक्चुअली में। किससे? यूवी रेडिएशन से। ये हमारे इकोसिस्टम को ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपका जो पहले का इकोसिस्टम था जहां पे मैन मेड चीजें नहीं थी, वहां तब के टाइम पे ओजोन लेयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए हेल्प करती थी। हमारा एटमॉस्फेयर उतना गर्म रहता था जितनी गर्मी में हम रह सकते थे और हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता। लेकिन अब क्या हो रहा है? ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। उसमें क्या हो गया है? होल हो गया है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। एसीज की डक्ट में, रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर में ये केमिकल प्रेजेंट होता है। ये केमिकल आपके ओजोन लेयर को ब्रेक करता जा रहा है, उसके O3 मॉलिक्यूल को तोड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर में क्या हो गया है?
होल हो गया है और यही होल होने की वजह से ओजोन लेयर हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही और ये यूवी रेडिएशन डायरेक्ट हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर रहे हैं। अर्थ के अंदर एंटर करने की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होने लग गई है। तो ओजोन लेयर जो होती है आइसोटाइप होता है आपके ऑक्सीजन का, ये हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये एक ब्लैंकेट शील्ड की तरह काम करता है जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाते हैं, जो कि हाईली डेंजरस होते हैं, कैन कॉज स्किन कैंसर, हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। Moving ahead with the next question, what is biological magnification? With the level of the magnification be different at the different tropic level of the ecosystem. तो हाँ जी भाई, biological magnification कहते हैं accumulation of non-biodegradable chemicals, accumulation of non-biodegradable chemicals in each tropic level, non-biodegradable chemicals in each tropic level, ठीक है, in each tropic level। आपके ये जो केमिकल्स हैं हर एक लेवल पे इकट्ठा होते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लांट्स, एक मैं आपको फूड चेन का एग्जांपल देती हूँ। प्लांट को खाने वाला कौन है? काऊ है, और काऊ को खाने वाला आपका टाइगर है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो भी आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जब आपकी काऊ आपके पौधे को खाती है तो काऊ के अंदर तो पानी से ऑलरेडी केमिकल्स आ ही रहे हैं। आपके काऊ के अंदर ऑलरेडी पानी से, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से केमिकल्स जा ही रहे। जब वो प्लांट्स को खाती हैं तो उसके अंदर केमिकल्स और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये केमिकल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इसका अलग अलग इफेक्ट होता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो ह्यूमंस को होता है, क्योंकि हम एपेक्स ऑफ द फूड चेन होते हैं, हम सबसे टॉप लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। तो जितना भी केमिकल्स इन सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है ये सब सारा इकट्ठा होकर के, एक्यूमुलेट होकर के हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा डिसीजेस के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं और ये हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यस, लेवल्स ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन वुड इंक्रीज एज द ट्रॉपिक लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल बढ़ाते जाओगे ये आपके केमिकल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जाएगी और ये सबसे ज्यादा होती है हाईएस्ट फॉर द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल जो कि हम ऑक्यूपाई करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, हमारे लाइफ प्रोसेसेस को अफेक्ट करने लग गई है। ठीक है, moving ahead with the next question, what are the problems caused by the non biodegradable waste that we generate? तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, ये पॉल्यूट कर रही है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड, ये डीकम्पोज नहीं हो सकते बाय डीकम्पोजर्स। तो भाई इनका जो लेवल है बाय डीकम्पोजर्स ये हमारे इन्वायरमेंट में डीकम्पोज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो चाहे एयर का पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल का पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर का पॉल्यूशन हो, ये सब कुछ आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से ही हो रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्रीजेस इन द नेचर, बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होने की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस इम्बैलेंस कर रही है, मतलब हमारे बैलेंस को खराब कर रही है, पॉल्यूशन कॉज कर रही है, बहुत सारी बीमारियां लोगों में इसी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से फैल रही है। ठीक है, If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? देखो, इसका कोई इम्पैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक हम इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रॉपरली डंप नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रॉपरली डंप नहीं करते या प्रॉपरली डीकम्पोज नहीं करवाते, क्योंकि अगर ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आपका क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया और इसको आपने प्रॉपरली डीकम्पोज नहीं करवाया
क्या करवाया, प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करवाया तो ये भी इन्वायरमेंट को नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कचरा होगा उसमें बदबू आएगी, वहां पे फ्लाइज होंगी, मॉस्किटोज होंगे, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं, टाइफाइड की, डायरिया की, या फिर आपको मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेंगू जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आपका सारा ही वेस्ट बायोडिग्रेडेबल भी है तो ये डिपेंड करता है कि आप उस वेस्ट को प्रॉपरली डिकम्पोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं कर रहे हो तो उससे भी हमको डिसीजेस हो सकती हैं। देखो, इफ इट इज नॉट डिकम्पोज प्रॉपरली इट विल अफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपरली डिकम्पोज कर रहे हो तो ये हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मूविंग अहेड, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? तो भाई ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। They can perform the process of photosynthesis through which they can synthesize their own food, through which they can synthesize their own फूड। इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकती हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। मूविंग अहेड विद द 2 मार्कर्स के क्वेश्चन। तो भाई ज्यादा लंबे क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं 2 मार्कर्स के, लेकिन लेट्स बिगिन। तो भाई गिव एनी 2 ways in which non biodegradable substances would affect the environment। सबसे पहला तो ये बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है, दे आर कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल को सबसे ज्यादा डिसीजेस फेस करनी पड़ रही हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, इट इज कॉजिंग पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। इनकी वजह से हमारा एयर पल्यूट हो रहा है, वाटर पल्यूट हो रहा है एंड सॉइल भी पल्यूट हो रहा है, क्योंकि हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और यही फर्टिलाइजर्स जब पानी के थ्रू आपके रिवर बॉडीज या पॉन्ड्स या लेक्स में जाते हैं तो वो भी आपके खराब होने लगे, जिसको हम अपने यूज के लिए भी नहीं रख पा रहे। तो भाई ये इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये हमारी एक्वाटिक लाइफ को, हमारे सॉइल को, हमारे हवा पानी सबको खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 तरीकों से, एक तो बायोमैग्निफिकेशन से जिससे हमारे अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स जा रहे हैं, और दूसरा पोल्यूशन क्रिएट करके ये बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। Moving ahead with the next question, what is the role of decomposers in the ecosystem? तो भाई सबसे most important role होता है आपका decomposers का, because they can decompose what? They can decompose biodegradable substances and क्या करते हैं? They bring back nutrients to the environment. They bring back nutrients to सॉइल ओनली। अपने सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गेनिजम्स ने यूटिलाइज किए थे उसको वापस से इन्वायरमेंट में लेके आने का काम आपके डिकम्पोजर्स करते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके डिकम्पोजर्स ही प्ले करते हैं। दे हेल्प इन ब्रोकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक, जो कि आपके डायरेक्ट सॉइल के अंदर जाते हैं और यही सॉइल से आपके प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट पूल को मेंटेन कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग बैक द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द एनवायरनमेंट ओनली। और न्यूट्रिएंट्स वापस से ऐड करने की वजह से हमारे सॉइल की क्या बढ़ रही है, फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके डिकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट में। Moving ahead with the next question, how can you help in reducing problem of waste disposal? Give any 2 method. By reducing it या फिर reusing it या फिर रिसाइकलिंग इट। ठीक है, ये 3 R से आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। या तो आप वेस्ट को रिड्यूस कर लो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग अलग करके आप डिकम्पोज करवा रहे हो, या फिर आप जैसे पॉलिथीन बैग्स को, पेपर बैग्स को या क्लॉथ बैग्स को यूज कर रहे हो, वापस से रीयूज कर रहे हो उस चीज का।
जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो यूज करने लायक हैं उनको आप वापस से यूज कर रहे हो तो ये रीयूजिंग कर रहे हो, इससे भी आपका वेस्ट जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा। थर्ड मेथड, या तो आप उन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो, या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, रिड्यूस करके, रिसाइकल करके वेस्ट को, या फिर प्रिपेयर कंपोस्ट, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मैन्योर बना करके, खाद बना करके अपने एनवायरनमेंट की सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं। Moving ahead with the next question, what will happen if we kill all the organism in one trophic level? हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भाई प्लांट है, प्लांट को खाने वाला काऊ है और काऊ को खाने वाला टाइगर है। तो सपोज करो यहाँ से मैंने आपकी सारी काऊ की डेथ करवा दी, सारे काऊ की डेथ करवा दी, मार डाला। तो अब एक बताओ, काऊ जो है प्लांट को खा रही है तो प्लांट को खाने वाला कोई होगा ही नहीं, तो प्लांट का नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीज्ड। और आपके टाइगर जो है वो काऊ को खाता है तो उसके पास खाना अवेलेबल नहीं होगा, तो खाना अवेलेबल नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, टाइगर की डेथ हो जाएगी। और धीरे धीरे करके पूरे ही उस खेत में आपका सिर्फ पौधे ही पौधे दिखने लगेंगे, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी आने लग जाएगी, क्योंकि इतने सारे पौधे आपके सॉइल में से ही न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे। तो देख रहे हो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो गया, इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो अगर आप कोई भी फूड चेन में से कोई एक ट्रॉपिक लेवल में से ऑर्गेनिज्म को गायब कर दोगे तो इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें ये काम नहीं करना है। Moving ahead, if we kill all the organism in one trophic level, then the transfer of energy as well as the matter to the next level will stop. It will lead to the overpopulation at one particular level जो plant में हो रही थी, and the would seriously disturb the food chain and cause the collapse of the ecosystem. Ecosystem का balance खराब कर देगा वो, ठीक है। Moving ahead with the next question, a teacher draws the pyramid of energy on board and writes A, B, C in each trophic level as shown in the diagram below. Okay, which trophic level represents the herbivores? तो भाई सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल आपका प्लांट्स होते हैं, जिनका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है। उसको खाने वाले कौन होते हैं, आपके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सी वाला लेवल आपका, सी वाला जो लेवल है आपका वो हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कौन सा लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सी वाला लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। प्रोड्यूसर्स जो होती हैं मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, दैट इज द हर्बीवोर्स। तो सी इज इन द गिवन डायग्राम इज द हर्बीवोर्स। Moving on to the next question, in the given food chain, suppose the amount of energy at the fourth tropic level is 5 kilojoule. What will be the energy available at the producers level? 1, 2, 3, 4, 5. तो भाई 5 जूल ऑफ एनर्जी यहाँ पे है, तो इसका 10% कितना हो जाए, मतलब इसका वापस से रिवर्ट बैक जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, सोचो, x into 10 upon 100 equals to 5. तो 5 into 100 upon 10 तो 50 जूल हो जाएगी आपकी। यहाँ पे 50 जूल हुई। अगेन 50 जूल को हम इक्वल्स टू में रखेंगे, यहाँ पे हमने x लेट कर लिया इंटू 10% अपॉन 100। अगेन हम इसको लेके जाएंगे 50 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहाँ पे आपका 500 जूल ऑफ एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे 5000 जूल ऑफ एनर्जी एंड यहाँ पे 50,000 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ 10% एनर्जी ही जाती है, तो 5000 किलो जूल जो हो जाएगी वो एनर्जी अवेलेबल एट द गिवन ट्रॉपिक लेवल। ये 5 जूल हो जाएगी, ये 50 किलो जूल हो जाएगी, ये आपकी 500 किलो जूल, ये 5000 किलो जूल। उन्होंने किलो जूल में निकाली है, मैं जूल में निकाल रही थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, ठीक है। 50% 10% ऑफ 50 किलो जूल, 10% ऑफ 50 किलो जूल। So this was end of our session. तो जल्दी से जाके जरा
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे कोई भी मेरे ऐसे सेशंस का नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए। इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको यही इसी टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएगी, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर किसी को मुझे फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।